गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाटर पार्ट 6 इसमें हम पढ़ेंगे बॉयलर फीड वाटर क्या होता है और मेनली इसके जो प्रॉब्लम्स कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसमें वाटर हार्ड वाटर या इम्प्योरिटीज की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे स्केल, स्लस, कॉस्टिक एम्प्लिटमेंट, प्रीमिंग, फॉर्मिंग, ये सब हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो बॉयलर फीड वाटर क्या होता है? बॉयलर फीड वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर फॉर स्टीम जनरेशन। ठीक है, यानी स्टीम जनरेशन के लिए जो हम वाटर को यूज करेंगे तो उसको बॉयलर फीड वाटर कहते हैं। एक बॉयलर क्या है? एक क्लोज्ड वेसल है। इट इज ए क्लोज्ड वेसल इन विच वाटर अंडर प्रेशर इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टीम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, तो बॉयलर क्या है? एक क्लोज्ड वेसल इन विच वाटर अंडर प्रेशर इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टीम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। Water is mainly used in boiler for the generation of steam, for industrial purpose and for power house purposes। ठीक है, तो मेनली जो बॉयलर में वाटर को क्यों यूज करते हैं? फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज एंड पावर हाउस पर्पज। फॉर सच वाटर ऑल इम्प्योरिटीज आर नॉट नेसेसरी टू एलिमिनेट। ठीक है, इस वाटर में जरूरी नहीं जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उन सभी को हम रिमूव करें। Only certain impurities which lead to the operational trouble, जो बॉयलर वाटर में यानी बॉयलर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है उन इम्प्योरिटीज को ही हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो फॉर सच वाटर ऑल इम्प्योरिटीज आर नॉट नेसेसरी एलिमिनेटेड, ओनली दोज इम्प्योरिटीज विच लीड टू ऑपरेशन ट्रबल इन बॉयलर आर एलिमिनेटेड और केप्ट विद इन टॉलरेबल लिमिट। और मतलब हो सकता है वो सारी 100% पूरा एलिमिनेट नहीं हो, रिमूव नहीं हो पाए, तो उसको कुछ रेंज तक हम उसको टॉलरेबल भी कर सकते हैं, तो उस रेंज में भी रह सकती है वो। बॉयलर फीड वाटर शुड हैव द फॉलोइंग कंपोजिशंस, उसके पास कंडीशंस यही होनी चाहिए थी। हार्डनेस कितनी है? हार्डनेस शुड बी बिलो द 0.2 ppm। ठीक है, तो बॉयलर फीड वाटर में जो हम वाटर लेंगे उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 0.2 ppm से बिलो होनी चाहिए। And caustic alkalinity due to the hydroxide ion. Caustic alkalinity due to hydroxide ion should be 0.15 to 0.45 ppm। ठीक है, तो caustic alkalinity कितनी होना चाहिए? 0.15 to 0.45 ppm। And soda alkalinity due to the sodium carbonate should be 0.45 to 1 ppm। तो ये रेंज है, इस रेंज में बॉयलर फीड वाटर में हार्डनेस इससे कम होनी चाहिए एंड कॉस्टिक एल्कलिनिटी भी इतना इन बिटवीन होना चाहिए एंड सोडा एल्कलिनिटी इन बिटवीन होना चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो बॉयलर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो वाटर अनट्रीटेड वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज में लीड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन बॉयलर। ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स बॉयलर में क्रिएट हो जाएंगी? स्केल एंड स्लस का फॉर्मेशन, बॉयलर में कोरोजन क्रिएट हो जाएगा, बॉयलर में कोरोड हो जाएगा, डिटोरेट हो जाएगा, कॉस्टिक एम्प्लिटमेंट भी हो जाएगा एंड प्रीमिंग एंड फोमिंग। नाउ मैं एक एक को डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले स्केल एंड स्लस फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। स्केल एंड स्लस फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। ठीक है, तो जो बॉयलर्स में स्लस फॉर्म होंगे और स्केल्स फॉर्म होते हैं। तो स्लस क्या होते हैं? स्लस इज द लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वाटर कॉल्ड एज स्लस। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट जो लूज फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा और वाटर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्लस। और हार्ड एडहेरिंग कोटिंग ऑन इनर वॉल ऑफ बॉयलर। ठीक है, हार्ड एडहेरिंग कोटिंग यानी ऑन इनर वॉल ऑफ बॉयलर इज कॉल्ड एज स्केल। ठीक है, तो स्लस एंड स्केल में डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं हम। पहले हम स्लस को डिस्क्राइब करेंगे, देन स्केल को डिस्क्राइब। नाउ स्लस फॉर्मेशन। स्लसेस आर फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंसेस हैविंग ग्रेटर सॉल्युबिलिटीज इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। ठीक है, तो स्लस किसके सब्सटेंस की वजह से क्रिएट होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। दीज आयंस जो होंगे वो क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट क्लियर करेंगे, तो प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाएगा वाटर में, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। दैट क्रिएट द प्रॉब्लम, स्लस की प्रॉब्लम बॉयलर्स में क्रिएट होगी। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लस फॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है? वेस्टेज ऑफ फ्यूल। फ्यूल का बहुत ज्यादा वेस्ट होगा क्योंकि स्लस आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। स्लस आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे टेंड टू वेस्ट लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो बहुत सारी हीट की रिक्वायरमेंट होगी स्टीम जनरेशन में। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है डिसएडवांटेजेस का? डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। बॉयलर जिस एफिशिएंसी से रन कर रहा था उसकी एफिशिएंसी स्लो हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? चोकिंग ऑफ द पाइप्स। जो पाइप्स है बॉयलर्स के वो स्लग्स की वजह से जो
इंसॉल्युबिलिटीज की वजह से क्या हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे, यानी ब्लॉकेज हो जाएंगे, थोड़ा सा चोक कर जाएंगे, चोकिंग ऑफ पाइप्स। तो देयर आर 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लश फॉर्मेशन। नाउ प्रिवेंशन की स्लश को हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे और रिमूवल यानी स्लश को हम किस तरह रिमूव करते हैं वो पढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्लश फॉर्मेशन, स्लश को हम किस तरह प्रिवेंट करते हैं। 2 मेथड है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इज द कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर को यूज करेंगे हम बॉयलर फीड पर्पज के लिए, देन स्लश का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड है बाय फ्रीक्वेंटली कैरिंग आउट द क्लीनिंग ऑपरेशन। क्लीनिंग ऑपरेशन हम टाइमली करते रहेंगे तभी स्लश का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज रिमूवल ऑफ अ पोर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड वाटर एंड रिप्लेसिंग इट बाय फ्रेश वाटर। ठीक है, कंसंट्रेटेड वाटर को हम रिमूव कर देंगे फ्रेश वाटर से, कॉल्ड एज ब्लो डाउन ऑपरेशन। एंड द सॉफ्ट वाटर विच इज एडिड टू मेकअप द वॉल्यूम इज कॉल्ड मेकअप वाटर। तो इस क्लीनिंग हम करते रहेंगे तो फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग करने से भी स्लश का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसको सॉफ्ट वाटर को अगर हम बॉयलर फीड वाटर में यूज करेंगे तब भी इसका स्लश का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्लश कैन बी डन बाय द स्क्रैपिंग ऑफ विद ए ब्रश। हम इसको स्क्रैप कर सकते हैं ब्रश के साथ में, तो सारा स्लश रिमूव हो जाएगा। स्केल फॉर्मेशन, स्केल्स आर फॉर्म थ्रू द मेनली क्या 3-4 चीजों से स्केल का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 इज द डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होंगे वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज में रह जाएंगे ये, प्लस CO2 प्लस H2। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो स्केल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम साल्ट। अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अगेन इंसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, तो इट कैन ऑल्सो कॉजेज द स्केल। सॉफ्ट स्केल्स इससे बनते हैं। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अगर इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट है वाटर की, वो ऐसे ही डिपॉजिट होके एडहेरिंग कोटिंग बना लेगा, स्केल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। प्रेजेंस ऑफ सिल्का, अगर सिल्का स्मॉल अमाउंट में भी सिल्का प्रेजेंट है वो भी डिपॉजिट हो जाएगा, कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा और मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम सिलिकेट बना लेगा और डिपोजिशन होके एडहेरिंग कोटिंग बना लेगा। नॉट डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन के भी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि स्लश का था वेस्टेज ऑफ फ्यूल की वेस्टेज होगी, लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी, बॉयलर की सेफ्टी भी लोअर जाएगी, डिटेरियोरेट कर देगा उसको। डिक्रीज इन एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी बॉयलर्स की। हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्केल्स, स्केल्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। स्केल्स को प्रिवेंट करने के लिए मेनली हम क्या करेंगे, वाटर को सॉफ्टनिंग करेंगे, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड इंटरनल ट्रीटमेंट आता है वाटर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टनिंग के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरनल में और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट को हम अलग अलग दोनों के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। रिमूवल ऑफ स्केल, स्केल्स कैन बी रिमूव बाय द सेम, अगर सॉफ्ट स्केल्स है तो सॉफ्ट स्केल्स कैन बी रिमूव बाय द स्क्रेपर और वायर ब्रश। तो सॉफ्ट स्केल्स को हम स्क्रेपर और वायर ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। अगर हार्ड स्केल्स हैं, हार्ड स्केल्स कैन बी रिमूव बाय द थर्मल शॉक। थर्मल शॉक्स में क्या होता है, हम वायलेट को पहले हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, उसके बाद हीटिंग करने के बाद उसको कोल्ड टेम्परेचर के वाटर के साथ उसको ट्रीट करते हैं। पहले हॉट वाटर के साथ, फिर एकदम से कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो रिमूवल ऑफ स्केल्स सारी रिमूव हो जाती है उससे। बॉयलर कोरोजन, नाउ बॉयलर कोरोजन क्या होता है कि बॉयलर किस तरह कोरोड हो सकता है, कौन कौन से मटेरियल की वजह से कोरोड होता है। तो बॉयलर कोरोजन इज मेनली ड्यू टू द मटेरियल, दे कैन अटैक ऑन द बॉयलर सरफेस पे अटैक करते हैं, जैसे कि क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बना लेते हैं। तो बॉयलर कोरोजन मेनली कॉज्ड बाय द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो आयरन और वाटर के साथ मिलकर जो ऑक्सीजन है वो FeOH2 में चेंज हो जाएगी, फिर ये FeOH2 रस्ट में चेंज हो जाएगा Fe2O3.X में। इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम रिमूव भी कर सकते हैं बाय एडिंग केमिकल रिजेंट्स और बाय मैकेनिकल डीएरिएशन। ठीक है, मैकेनिकल डीएरिएशन मीन्स मैकेनिकली भी हम उसको डीएरेट कर देंगे, एयर को रिमूव कर सकते हैं, और केमिकली हम केमिकल एजेंट्स को डाल के उसको एयर को रिमूव कर सकते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन फर्स्ट सब्सटेंट है, हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोजन प्लस H2O मिलता है। हाइड्रोजन के फॉर्मूला होता है NH2NH2। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 सोडियम सल्फाइड एंड Na2S इज द सोडियम सल्फाइड।
इन दोनों से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं Na2SO4 का फॉर्मेशन। बॉयलर कोरोजन इज मेनली 3 वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व O2 एंड प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व CO2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। डिजॉल्व O2 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसको किस तरह रिमूव किया जाता है केमिकल और मैकेनिकल मीन्स से, वो भी डिस्कस किया। नॉट डिजॉल्व CO2 क्या प्रॉब्लम करता है? डिजॉल्व CO2 एक तो वाटर में डिजॉल्व स्टेट में भी हो सकता है, और जो वाटर में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट्स होते हैं तो बाइकार्बोनेट भी डिकम्पोजिशन के बाद CO2 दे देते हैं। तो डिजॉल्व CO2 के प्रेजेंट के 2 सोर्सेज है हमारे पास। वन इज द वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व फॉर्म में CO2 प्रेजेंट है, दूसरा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो डिकम्पोजिशन करने पर CO2 देते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट और H2O प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा। तो जो CO2 है ये CO2 क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 में कन्वर्ट होता है। इट इज द कार्बोनिक एसिड। बच्चों ध्यान रखना, जो CO2 डिजॉल्व CO2 रिएक्ट विद वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू H2CO3, इट इज वेरी कोरोसिव। तो कोरोजन मेनली CO2 किस तरह कॉज करता है? H2CO3 के फॉर्मेशन से। CO2 कैन बी रिमूव्ड आल्सो बाय द मैकेनिकल डीएरेशन अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन को हम मैकेनिकली डीएरेट कर देते हैं तो निकल जाती है, उसी तरह इसको भी रिमूव कर सकते हैं। और कुछ केमिकल एजेंट्स को डाल के भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस में लेंगे तो ये अमोनियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा और H2O में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको रिमूव कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड थर्ड है पॉइंट। तो मिनरल एसिड्स मेनली जो कोरोजन को कॉज करते हैं, तो HCl क्या होता है? आयरन के साथ रिएक्ट करके FeCl2 में चेंज हो जाएगा। FeCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये आयरन का हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट में चेंज हो जाएगा। Fe2O3.X ऑफ H2O लिखते हैं। तो सम मिनरल सॉल्ट्स आल्सो गिव HCl। ठीक है, कुछ मिनरल सॉल्ट जैसे MgCl2 भी हाइड्रोलिसिस करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और HCl भी क्रिएट करता है। और ऊपर जो रिएक्शन दिया है आयरन की HCl के साथ रिएक्शन करने पे FeCl2 प्लस H2 बना। तो FeCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके अगेन HCl को क्रिएट करता है। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl फिर से ऑब्टेन हो जाता है। तो HCl इस तरह मतलब बहुत ज्यादा HCl प्रेजेंट होने पे कोरोजन क्रिएट कर देता है। तो दिस HCl कोरोडेड बाय Fe एंड कोरोडेड टू बॉयलर। ठीक है, आयरन को कोरोड करेगा और बॉयलर को भी कोरोड कर सकता है। और इसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम वाटर के अंदर ज्यादा एसिडिटी है, यानी ज्यादा एसिडिक वाटर है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे एल्कलाइन मीडियम से। तो वाटर के अंदर एसिडिक नेचर बहुत ही रेयर होता है, कम होता है, इंडस्ट्रियल वाटर में ही होगा। मेनली क्या होता है? एल्कलाइन नेचर ही ज्यादा होता है। दूसरा ये है कि वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं जैसे MgCl2 और भी जो क्लोराइड्स वगैरह हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट्स होते हैं, वो मिनरल एसिड को जनरेट कर देते हैं। वाटर पार्ट 7 में कॉस्टिक एप्लिकमेंट एंड प्रीमिंग एंड फोमिंग को डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास वाटर पार्ट 7 में रिमेनिंग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, देखते रहना। वाटर पार्ट 6 तक 7 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कॉस्टिक एप्लिकमेंट एंड प्रीमिंग एंड फोमिंग। ठीक है, तो वाटर की जो वाटर में बॉयलर फीड वाटर में 4 प्रॉब्लम्स होती है मेनली। स्केल एंड स्लेश को डिस्कस कर लिया एंड बॉयलर कोरोजन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स कॉस्टिक एप्लिकमेंट, प्रीमिंग एंड फोमिंग, इनको हम नेक्स्ट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर। वीडियो को देखते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं लास्ट में यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी की कोशिश करूंगी मोस्ट ओवर MCQ बना सकूं। थैंक यू बच्चों।